नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छा, अभी आप पढ़ने जा रहे हो दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट है आपका राजस्थान का इतिहास। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्या प्रॉब्लम? ये तो देखो, मैं अभी ये चीज़ आपको बार बार कहूँगा, जब भी क्लास स्टार्ट होगी ये सब तो मेरे द्वारा दोहराया ही जाएगा कि भाई दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट। एक्चुअली इसको कहने का क्या तात्पर्य है ये बता देता हूँ। जैसा कि विगत क्लास में भी थोड़ी चर्चा हुई थी विचारों के संदर्भ में, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत कोई दुनिया में है तो वो विचारों की ताकत है। मैं लगातार इस चीज़ को यहाँ कहूँगा कि भाई ये दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट है। आपके विचारों में भी ये बात अगर प्रवेश कर जाएगी तो कहीं ना कहीं आपको भी सरल लगेगा, मेरा मानना है। क्योंकि मैं चूँकि इसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा सब्जेक्ट में, आपके दिमाग में यही बात बैठ जाएगी, तो कहीं ना कहीं आप जब भी एक सब्जेक्ट आप देखोगे तो आपको आसानी से याद होने लग जाएगा। ये रियल फैक्ट है। वो आगे चर्चा होती रहेगी इस चीज़ पर। तो इस सब्जेक्ट में विगत क्लास में हमने एक टॉपिक प्रारंभ किया था, बड़ा सरल टॉपिक, राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। आराम से आपको ध्यान देना है। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं या राजस्थान के प्रमुख सभ्यता स्थल। और इस टॉपिक के अंतर्गत हमने एक सभ्यता स्थल को पढ़ाना प्रारंभ भी कर दिया था, और वो था कालीबंगा। हाँ जी, सभ्यता स्थल कौन सा? कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता स्थल। इस सभ्यता स्थल से जुड़ी हुई सामान्य जानकारी मैंने विगत क्लास में शेयर की थी। आप में से आज ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट क्लास में आए हों? पहले दिन आप हैं? अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। कालीबंगा के संदर्भ में मैंने सामान्य सी जानकारी शेयर की थी, जो बस रिपीट कर रहा हूं मैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ सभी स्टूडेंट को पता होगा, कल चर्चा भी हो गई थी। आप आंसर दे सकते हैं सभी। काली चूड़ियां या काले रंग की चूड़ियां। नेक्स्ट, कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है ये स्थल? तो आंसर आता है हनुमानगढ़। नेक्स्ट पॉइंट, किस नदी के किनारे विकसित हुई? और नदी के संदर्भ में जो आंसर आते हैं सरस्वती। इसी सरस्वती को बाद में दृष्टवती के नाम से भी जाना गया, और वर्तमान में इस स्थान पर बह रही है कौन सी नदी? घग्गर। ठीक भाई, ये चर्चा हो गई थी कल। नेक्स्ट चर्चा हुई थी खोजकर्ता। मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा अभी थोड़ी देर में। और खोजकर्ता के रूप में नाम बताया था A.N. घोष या अमलानंद घोष। आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी में इसका टाइम दे रखा है 1952। मैंने ये भी कहा था कि इस स्थान को सर्वप्रथम देखा था L.P. तेसितोरी ने, अर्थात L.P. तेसितोरी ने जाना था लुइस पियाजो तेसितोरी। बाकी की खोजकर्ता के रूप में नाम अमलानंद घोष का ही आता है। एक्चुअली जो इस पर वर्क हुआ था वो इसके द्वारा ही हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, पॉइंट आता है उत्खननकर्ता। और उत्खननकर्ता में मैंने आपको कुछ नामों से परिचित कराया था। इसमें एक आता है बीबी लाल, B.K. थापर, और एक नाम आता है M.D. खैर। M.D. खैर। समय आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी में 1961 से 1964 दे रखा है। ठीक भाई,
बाकी की अगर समय के संदर्भ में किसी स्टूडेंट को चर्चा करनी हो वो अलग से भी कर सकता है, इस दौरान भी कर सकता है। ये सामान्य सी जानकारी बस इतनी सी शेयर की थी, बस सामान्य सा इंट्रोडक्शन दिया था सब्जेक्ट के संदर्भ में। मैंने आपको पहले ही विगत क्लास में बता दिया था कि आप का यहाँ जो मटेरियल जितना भी दिया जाएगा अधिकांश गवर्नमेंट किताबों से ही होगा, उसी के अकॉर्डिंग सिस्टम से आपको यहाँ अध्यापन दिया जाएगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, पीटीआई के एग्जाम में आया, बहुत सरल क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा पुरास्थल, राजस्थान का कौन सा पुरास्थल उस नदी के किनारे विकसित हुआ जिसके किनारे भारत के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद की रचना की गई? दोबारा से रिपीट करता हूं क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा पुरास्थल उस नदी के किनारे विकसित हुआ जिसके किनारे, या किस नदी के किनारे विकसित हुआ जिसके किनारे भारत के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद की रचना की? सतलज नदी के किनारे। अभी देखो और कोई अपनी राय रखे, भाई ने अपनी राय रखी, और कोई? पहली बात तो आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। दूसरी बात, क्वेश्चन में क्वेश्चन की एंट्री है, ठीक। मैं हमेशा स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि आप जब एग्ज़ाम में जाते हो तो एग्ज़ाम में जल्दबाजी ना करें, क्वेश्चन को समझें, ऑप्शंस पे वर्क करें, उसके बाद आंसर दें। क्योंकि लगातार देखा है मैंने कि स्टूडेंट जल्दबाजी में कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चन खराब करके आता है, जानते हुए भी। और उसका आभास व्यक्ति को जब होता है, स्टूडेंट को जब होता है, जब वो घर पर आ जाता है, दोबारा पेपर चेक करता है और जब कहता है ओ मैया मैं तो मर गो, ये तो मैं जानता था। हाँ, आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो, वैदिक संस्कृति पढ़ते हो, आपको पता है सरस्वती नदी को पवित्र नदी माना गया है, इसे नदी तमा कहा गया है। ऋग्वेद की रचना इस नदी के किनारे हुई। और सरस्वती नदी के किनारे कौन सा पुरास्थल पनपा? तो एक्चुअली उसमें पुरास्थल पूछ रहा है, बस क्वेश्चन को घुमाया है। हाँ जी, उसमें एक क्वेश्चन में दोबारा रिपीट करता हूँ कि राजस्थान का कौन सा पुरास्थल उस नदी के किनारे विकसित हुआ? कौन सा पुरास्थल उस नदी के किनारे? इसमें नदी को जानना जरूरी है पहले, तभी आंसर आएगा। पुरास्थल पूछ रहा है लेकिन नदी का नॉलेज होना जरूरी है, जिसके किनारे भारत के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद की रचना हुई। तो आंसर पहले तो आपके दिमाग में होना चाहिए, ऋग्वेद की रचना कौन से, ऋग्वेद का 8वां मंडल जो है वो कहाँ रचित हुआ। उसके अलावा उसके बाद वो पुरास्थल जिसके किनारे सरस्वती नदी के किनारे जो विकसित हुआ वो कालीबंगा। ठीक भाई, तो थोड़ा सा घुमाना। बाकी की देखो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ये चर्चा कल विगत क्लास में हो गई है। नेक्स्ट एक बहुत ही सरल क्वेश्चन जो सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। किस इतिहासकार ने, मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं क्वेश्चन की, उसके बाद यहां लिख दूंगा। किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु साम्राज्य की तीसरी राजधानी बताया? और आप सभी जानते हैं, कल लास्ट टाइम में मैं इसका आंसर भी देके गया था। इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु साम्राज्य की, अब ये मैं चर्चा कर दूंगा, निश्चिंत रहें सारी चीजें, साम्राज्य की तीसरी राजधानी बताया, राजधानी बताया। देखो मेरा मानना यह है कि कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। भाई आपको यहाँ जैसा कि चलता भी है, कई सारी किताबों का, नोट्सों का, यहाँ आपको बहुत सारा मटेरियल दिया जाए, लेकिन उसको अगर आप समझ ही नहीं पाते हो तो उसका महत्व क्या है? तो मेरा मानना है कि जो भी पॉइंट यहाँ है उसको आपको समझना जरूरी है, दिमाग में फिट होना उसका जरूरी है। ठीक, अब ये क्या है और क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन पे वर्क करते हैं हम। बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। पहली बात तो सिंधु साम्राज्य क्या है ये जानो, और तीसरी राजधानी बताया है, इसका मतलब 2 राजधानियां पहले से ही बताई गई हैं, ये तो स्पष्ट हो रहा है। देखो मैं एक सामान्य सा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि हमारे भारत की प्रथम ज्ञात सभ्यता किसे माना जाता है?
एक्चुअली आंसर बिल्कुल सही है इनका, और आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको पुरातत्वविदों के अकॉर्डिंग जिसको नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि पुरातत्वविद अनुसार एक नियम होता है कि जब किसी बड़ी सभ्यता का उदय होता है तो उसके जो पहला स्थल की खोज की जाती है, उसी के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। ठीक भाई, तो वो वैसे नियम अनुसार देखें तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता प्रचलन में आया। फर्स्ट नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही दिया गया था 1924 में। तो हम इस पर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि हमारे भारत की प्रथम ज्ञात संस्कृति का नाम बताइए। मोहनजोदड़ो तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं, ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही पार्ट है, उसी का स्थल है। हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के 1500 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं, और प्रथम ज्ञात संस्कृति के रूप में, देखो ये सामान्य से क्वेश्चन है, केवल जाने जाते हैं वैदिक संस्कृति। एक्चुअली एक थॉट होती है, एक नियम होता है कि सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं लेकिन संस्कृति कभी नष्ट नहीं होती है। वैदिक संस्कृति आप देखें 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व समय पढ़ा जाता है, आज से 3500 से 4000 वर्ष पुरानी संस्कृति, लेकिन आज भी हमारे जीवन में उसका रोल है। कैसे है? नॉर्मली मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं तो वैदिक संस्कृति में विवाह की काइंड्स बताई गई हैं, 8 प्रकार के विवाह बताए गए। सबसे उत्तम विवाह कौन सा बताया गया है? ब्रह्म विवाह। लड़की वाला लड़के वाले के पास जाता है, संबंध तय करता है और हिंदू रीति रिवाज से उसका विवाह कर देता है। क्या आज की डेट में भी ये सबसे उत्तम नहीं है? आज भी यही उत्तम है, अधिकांश तो यही हो रहा है। बाकी की और भी काइंड्स हैं, चाहे वो प्रेम विवाह हो, चाहे और भी हो, चाहे ज़बरदस्ती लेके जाना, सारी काइंड्स उपलब्ध हैं, वो भी हो रही हैं। तो इसका मतलब संस्कृति जीवित है। 16 संस्कारों का उल्लेख है, 16 संस्कारों में से हम भी कुछ संस्कारों का निर्वहन कर रहे हैं। ठीक, तो यानी संस्कृति जीवित है, संस्कृति नष्ट नहीं होती। मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि सिंधु साम्राज्य या सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को ही सिंधु साम्राज्य कहा जाता है। एक इतिहासविद हुए स्टुअर्ट पिगट महोदय ने सिंधु साम्राज्य की 2 जुड़वा राजधानियां बताई। एक तो बताई हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। 2 राजधानियां निर्धारित कर दी। तीसरी राजधानी किसने निर्धारित की? दशरथ शर्मा ने। और आप एक बात दिमाग में बिठा के रखना कि जो एक कालीबंगा सभ्यता स्थल है, ये सिंधु साम्राज्य या सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का ही स्थल है, अलग से नहीं है, उसी का स्थल है। एक बात विशेष ध्यान रखना। ठीक भाई, तो सिंधु साम्राज्य से आप तात्पर्य क्या है ये समझ गए। 2 राजधानियां पूर्व में ही बता दी गई, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। किसने बताई? स्टुअर्ट पिगट महोदय ने। तीसरी राजधानी किसने बताई? क्योंकि एक्चुअली हमारा राजस्थान जीके पर वर्क है, तो इसलिए हम राजस्थान संदर्भ में चर्चा करते हैं। तो तीसरी राजधानी कालीबंगा जो राजस्थान में स्थित है, इसको किसने बताया? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। चलो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं, सरल क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड में ही आया हुआ। द अर्ली चौहान डायनेस्टी किसकी पुस्तक है? इसके राइटर कौन है? मैं यहां लिख देता हूं, बोले अर्ली चौहान डायनेस्टी। इसके लेखक कौन है? पता है किसी को? आंसर डॉक्टर दशरथ शर्मा। ठीक भाई, ये भी ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कालीबंगा का उत्खनन। आपको किसी भी पॉइंट पर चर्चा करनी हो, आपको किसी भी पॉइंट को और दोबारा से रिवाइज कराना हो, तो आप स्पष्ट तौर पर कहते हैं गुरुजी हमें ये समझा दो।
ठीक। अब एक तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि पशु परिचर या कोई और जो एग्ज़ाम्स होते हैं, अपने कई सारे एग्ज़ाम्स हैं, इनमें हमारा स्टूडेंट पहली बार कंपटीशन देने आता है अधिकांशतः। भाई किसमें क्या है कि क्वालिफिकेशन कम है, तो कुछ स्टूडेंट एंजॉय के लिए भी आते हैं, उनको थोड़ा सा वो भी चाहिए कि भाई मास्टर थोड़ा सा कुछ ऐसा दे जिससे कि मज़ा सा आता रहे। तो देखो पहले ये बात क्लियर कर दूं, मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। कंटेंट दूंगा, पढ़ाई दूंगा, आपकी जिज्ञासा की पूर्ति करूंगा, लेकिन ये सिस्टम नहीं हो पाएगा कि फालतू की गपलोजी या फालतू की वो करता रहूं कि भाई फलानी राजा फलानी रानी ये हो गया वो हो गया, अंगार धूर बात खत्म। ऐसी नहीं, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आरएस के बैचों में पढ़ाया है, फर्स्ट ग्रेड में अधिकांश तो मैंने टीचर्स की क्लासें ज़्यादा ली हैं अपने जीवन में। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये है कि इन चीज़ों का महत्व नहीं रहता है उन जगहों पर। वहाँ पर आप इस प्रक्रिया को अंजाम देते हो तो आपको ज़्यादा देर टिकने नहीं देते स्टूडेंट, क्योंकि वो पढ़ने आते हैं इतना पैसा दे करके केवल, और पढ़ना ही उद्देश्य होता है। तो यहाँ ध्यान दें, कालीबंगा का उत्खनन, उत्खनन यानी खुदाई, उत्खनन 5 स्तरों में किया गया, जिनमें प्रत्येक पॉइंट को ध्यान देना, जिनमें प्रथम व द्वितीय स्तर पूर्व हड़प्पा काल से संबंधित थे। इस पॉइंट को भी मैं क्लियर करूंगा, और शेष 3 स्तर हड़प्पा काल से संबंधित थे। एक चीज आप ध्यान रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल ही हड़प्पा काल कहलाता है। भाई सिंधु घाटी सभ्यता का ही नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। ठीक भाई, तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन स्तर कितने थे? अभी मैं यहां और बता देता हूं। देखो मान लो 5 स्तरों में खुदाई हुई, 1 2 3 4 5, ये 3 स्तर किससे संबंधित थे? हड़प्पा काल से। और ये 2 स्तर पूर्व हड़प्पा काल से। अच्छा, ये चीज आप समझना। पहली बात तो बिल्कुल सरल है, आपको मैंने अलग से कुछ नहीं बताया। कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां। कालीबंगा सभ्यता स्थल किस नदी किनारे स्थित हुआ? सरस्वती द्रस्वती, जिसे वर्तमान में वहां बहती है घग्गर। कालीबंगा सभ्यता का खोजकर्ता अमलानंद घोष। कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता के रूप में बीबीलाल वीके थापर एमडी खैर का नाम आता है। नेक्स्ट बात करें तो इतिहासकार दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु साम्राज्य की तीसरी राजधानी बताया। ठीक भाई। नेक्स्ट, कालीबंगा का जो उत्खनन किया गया, खुदाई की गई, वो 5 स्तरों में की गई। कितने स्तरों में? 5 स्तरों। 5 स्तरों में 3 स्तर तो हड़प्पा काल से रिलेटेड थे, और बाकी के जो पहला और दूसरा स्तर था वो पूर्व हड़प्पा काल का था। इस पॉइंट को दिमाग में रखना, क्यों काम आएगा आगे। अर्थात ये जो खुदाई की गई, तो ऊपरी 3 स्तर तो किस काल से संबंधित थे? आई मीन सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थे, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, हड़प्पा काल से रिलेटेड थे। आई मीन सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो भी अवशेष मिले, जो सामग्री मिली, उससे रिलेटेड सामग्री इनमें मिली। और ये 2 स्तर हैं, ये उससे पूर्व के थे, यानी हड़प्पा काल से पूर्व जो मटेरियल प्राप्त हुआ, उससे रिलेटेड मटेरियल इन 2 स्तरों में मिला। ठीक भाई। तो यहां से जो खुदाई हुई कितने स्तरों में हुई? 5 स्तरों में, जिसमें प्रथम व द्वितीय स्तर किस काल से संबंधित थे? हड़प्पा काल से। और शेष 3 स्तर किस काल से संबंधित थे? पूर्व हड़प्पा काल से। ये पॉइंट आगे काम आएगा, मैं आपको बताऊंगा कहां काम आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं,
यह सभ्यता स्थल चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत ही सरल क्वेश्चन। आईएएस 1999 के एग्जाम में आया था, विगत एग्जाम रिव्यू में मैंने देखा, मैंने एग्जाम नहीं दिया उस समय तो मैं बता देता हूं आपको। एक क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से, ध्यान से सुनना, कंपैरिजन करते हुए, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस काल या युग से संबंधित थी? ऑप्शन ए प्राक ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी आदि ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक मिनट आप सब्र रखें। अरे मैं बोल देता हूं, 2 बार 3 बार बोलूंगा, आपके लिए टाइम भी दूंगा कि आप आंसर दें। मैं एक एक। पहली बात, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस काल से संबंधित थी? ठीक भाई, सुन लिया क्वेश्चन। ऑप्शन ए प्राक ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी आदि ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब मैं एक दोबारा से बोलता हूं, प्राक ऐतिहासिक काल आंसर कितने लोग देना चाह रहे हैं आप में से? 3 2 5 स्टूडेंट। आदि ऐतिहासिक काल कितने लोग कहना चाह रहे हैं? 1 स्टूडेंट, 2। और ऐतिहासिक काल, काफी संख्या में हाथ है। इनमें से कोई नहीं, कोई कह रहा है? चलो ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर इसी प्रकार कहा जाए, कालीबंगा सभ्यता निम्न में से किस काल से संबंधित है, तो सेम आंसर, सेम ऑप्शन होंगे और सेम आंसर आएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा है। ठीक भाई, लेकिन हमें जानना यह है कि ये प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल क्या है। आपने अपने अकॉर्डिंग दे दिया आंसर, शायद मेरे हिसाब से आपने इन चीजों को जाने बिना दिया या जान करके दिया, ये तो आपको ही पता होगा। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, जब आप इतिहास पढ़ते हैं, समझना इस चीज को, इस पे मैं वर्क कर रहा हूं और वो यहां नोट भी करूंगा, आपके काम का है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जब इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास को मेनली 3 पार्टों में डिवीजन करके पढ़ते हैं। इतिहास शब्द बोल रहा हूं, ठीक है, ना कि मैं भारत कह रहा हूं ना कुछ। इतिहास 3 पार्टों में डिवीजन करके पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। एक प्रचलन में एक पार्ट और अभी भी है, समसामयिक इतिहास। ठीक, इन सब का टाइम डिवीजन भी दे रखा है कि प्राचीन इतिहास का टाइम ड्यूरेशन क्या है, मध्यकालीन इतिहास का टाइम ड्यूरेशन क्या है और आधुनिक इतिहास का क्या है। जब आप पढ़ते हैं, सबसे बड़ा टाइम ड्यूरेशन है वो प्राचीन इतिहास का है, क्योंकि मानव जीवन के प्रारंभ से लेकर 700 ईस्वी तक का टाइम ड्यूरेशन पढ़ा जाता है प्राचीन इतिहास। और मानव जीवन प्रारंभ हुआ करोड़ों वर्ष पहले और 700 ईस्वी तक पढ़ा जाता है, तो यानी करोड़ों वर्षों का इतिहास प्राचीन इतिहास में पढ़ा जाता है। सबसे बड़ा टाइम ड्यूरेशन किसका रहा? प्राचीन इतिहास का। अब आप देखें इस बात को, प्राचीन इतिहास को ही लेखन या लिपि के आधार पर, लेखन या लिपि के आधार पर, लेखन या लिपि के आधार पर 3 पार्टों में डिवीजन किया जाता है। कितने पार्टों में? 3। किसको? प्राचीन इतिहास को। एक तो प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक भाई, ये प्राचीन इतिहास का डिवीजन है। प्राग ऐतिहासिक काल को फिर से 3 पार्टों में डिवीजन किया जाता है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल के बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल। ठीक भाई, वो तो टाइम लेखन या लिपि के आधार पर है। अगर इसका चार्ट हम बना देंगे, बाकी की मेनली राजस्थान इतिहास पे और कंटेंट पे वर्क ज़्यादा हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा वो टाइम इतना नहीं दे पाए। तो मैंने बताया कि लेखन व लिपि के आधार पर प्राचीन इतिहास को 3 पार्टों में डिवीजन किया गया, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक काल में उस समय को रखा गया जिसमें लेखन का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है।
लिपि का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक भाई, हो गई प्रागैतिहासिक काल की डेफिनेशन। आदि ऐतिहासिक काल में उस समय को रखा गया जिसमें लेखन का या लिपि का साक्ष्य तो मिलता है, लेकिन आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सका। जो टाइम ड्यूरेशन आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाएगा वो रखा जाएगा जिसमें लेखन तो मिला है, लेकिन आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक काल में उस समय को रखा गया जिसमें विधिवत लेखन भी प्रारंभ हो गया और उसे पढ़ा भी जा सका। ठीक भाई, अब आप मुझे ये बताएं, बहुत ही सरल, कि कालीबंगा से लेखन या लिपि के प्रमाण मिले? सिंधु घाटी सभ्यता से लेखन या लिपि के प्रमाण मिले? मिले, सब जानते हैं मिले जी। पढ़ने का प्रयास भी किया गया है, सर्वप्रथम बेडेल ने किया, तो आपको पता होगा कि पढ़ने का जो प्रयास किया गया, लेकिन आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। और लिपि का नाम बृहस्तोपदेन, भाव चित्रात्मक, गौमूत्र लिपि का, उसके कई नाम है, उनका उल्लेख बाद में यहां भी करेंगे। तो हम इसे किस काल में रखेंगे? लेखन मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, आदमी आएगा ना। तो ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्वेश्चन आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंध थी, और आंसर था उस आईएएस के एग्जाम में कौन सा? आद्य ऐतिहासिक काल। और यही क्वेश्चन कालीबंगा शब्द जोड़कर किया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान पर, तो भी आंसर क्या होगा? आदि। और कारण क्लियर है, क्योंकि इसमें लेखन या लिपि के प्रमाण तो मिले हैं लेकिन आज तक पढ़ा नहीं जा सका। तो यस, हाँ 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 पूछो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। कौन कह रहा था ऋग्वेद की स्थापना कालीबंगा में? नहीं, कालीबंगा नाम कब पड़ा? कालीबंगा का तो नाम बाद में ही पड़ा। ठीक है, ये तो आप ध्यान रखो। और दूसरी बात यह है कि कालीबंगा सभ्यता स्थल का नाम तो बाद में दिया गया, क्योंकि इसके शाब्दिक अर्थ निकाले गए। काली और बंगा का क्या अर्थ होता है? चूड़ियां। ठीक भाई, तो बाद में क्योंकि यहां चूड़ियां प्राप्त हुई थी काले रंग की, तो कालीबंगा नाम दिया गया था। ये तो बाद की बात है। और उस समय स्थल था या नहीं जब ऋग्वेद की रचना हुई, इसका क्या प्रमाण है? बस ये क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है, कौन सा परास्थल सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुआ? भाई सरस्वती उसमें छुपाया गया है, बस वो तो क्वेश्चन के रूप में पूछा गया। फिर भी अगर कोई ऊपर नीचे बात दिमाग में आ रही हो तो और चर्चा कर लेना। ठीक, तो यह सभ्यता स्थल आद्य ऐतिहासिक कालीन अब इस कंटेंट को दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। आदि ऐतिहासिक कालीन क्यों है, छोड़ो, सब पता चल गया होगा सबको। क्लियर है? पीछे क्लियर है? ठीक भाई, नेक्स्ट बात करें तो हड़प्पा कालीन। इसमें हम चर्चा ज्यादा यूं नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता का ही स्थल है। अब ये हड़प्पा कालीन, और हम इसमें ये भी लिख सकते हैं पूर्व हड़प्पा कालीन, क्योंकि आपने यहां देखा है पूर्व हड़प्पा काल से रिलेटेड भी स्थल मिले और हड़प्पा काल से भी। हम लिख सकते हैं यह स्थल पूर्व हड़प्पा कालीन और हड़प्पा कालीन था। हड़प्पा कालीन इसलिए कि ज्यादा स्तर कैसे थे? हड़प्पा कालीन। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और हड़प्पा कौन? सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं, हड़प्पा सभ्यता है। ठीक भाई, नेक्स्ट बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। या ताम्र युग, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों ऑप्शन के रूप में आ चुका है। ये क्वेश्चन एग्जामों में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन क्वेश्चन आता है, देखो नॉर्मल वे में, वैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ये लिख दिया पॉइंट नहीं, पहले ही मैं पूछता। जैसे आया सिंधु वो कालीबंगा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? ऑप्शन आता है ताम्र पाषाण युग, ताम्र कांस्य युग, ताम्र लोह युग। ठीक भाई, तो उस कंडीशन में आंसर ताम्र पाषाण युग होगा। वो ताम्र कांस्य, एक मिनट मैंने यहां गलत लिख दिया है, ताम्र कांस्य युगीन, ताम्र कांस्य युगीन ऑब्लिक कांस्य युगीन, थोड़ा ध्यान नहीं रहा।
तो ये कैसे है? तो ऑप्शन उस आंसर क्या होगा? ताम्रकांस से युगीन। और सेपरेट वे में ऑप्शन आते हैं कि यह सभ्यता किस युग से संबंधित थी, तो पाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग या लोह युग। उस कंडीशन में आंसर क्या होगा? कांस्य युग। अब कैसे होगा, बस यही समझना है ना। देखो मैं आपको समझाता हूं ये क्या मैटर है, ध्यान से सुनना। भाई हमारा प्रारंभिक मानव था आदि मानव, ये तो जानते हो आप, समझना इस चीज को, बहुत सरल है इसको समझना कि भाई ये कैसे है। उसके बाद मानव को ज्ञान हुआ, ज्ञान सभ्यता का उदय हुआ। आप जानते हैं प्रारंभिक मानव कैसा था? पुरापाषाण कालीन मानव। जो प्रारंभिक मानव था उसे पुरापाषाण कालीन मानव कहा जाता है, जिसके जीवन की विशेषताओं को यदि हम देखें तो वो गुफाओं में निवास करता था, शिकार करता था, बेडोल उपकरण होते थे पत्थरों के, उनसे शिकार करता था, गुफाओं में निवास करता था और खाता और निवास करता। बस यही उसकी विशेषता थी, कुछ नहीं था। उसके जीवन में परिवर्तन आया तो मध्यपाषाण काल में आया। उसके बाद नवपाषाण काल में कुछ और आविष्कार हुए, उसके तहत उसके जीवन में परिवर्तन आया। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि भाई मानव जीवन ने पशुपालन करना प्रारंभ किस काल में किया, तो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, कौन सा काल था? मध्यपाषाण काल। अच्छा ये बताएं पशुपालन के प्राचीनतम स्वच्छ भारत से कहां से प्राप्त हुए? आदमगढ़ एमपी से प्राप्त हुए। आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हो आप, ठीक भाई। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? वो सभ्यता स्थल में यहां पढ़ाऊंगा अभी, और वो आंसर आता है बागौर से। बागौर भीलवाड़ा जो पहले सभ्यता स्थल में पढ़ा है। आदि मानव के बाद ज्ञान सभ्यता का उदय हुआ। देखो धातु के रूप में सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? वो आंसर आता है तांबे का। इसके बाद ताम्र युग का प्रारंभ हुआ, ये ध्यान रखना। ताम्र युग के बाद भाई ये मानव था, ये तो पत्थर का उपयोग करता था और इस समय को करता था पाषाण युग कहा जाता था। पत्थर के बाद धातु के रूप में सर्वप्रथम किसका उपयोग हुआ? तांबे का। ताम्र युग का प्रारंभ हुआ। उसके बाद कांसे का उपयोग होने लगा, कांस्य युग प्रारंभ हुआ। उसके बाद लोहे का उपयोग होने लगा, लोह युग प्रारंभ हुआ। अच्छा लोहे के प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? और वो आंसर आता है अतिरंज खेड़ा, एटा जिला यूपी। ठीक भाई, 1050 ईस्वी के, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ये वर्क नहीं है। हम यहाँ वर्क ये करने कि साहब ये ताम्र कांस्य युगीन कैसे थी या कांस्य युगीन कैसे थी। अब देखो पहली बात कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है? कांस्य युगीन। ठीक भाई, ये बात विशेष दिमाग में बिठा के रखना, उसका कहीं भी पढ़ लो आप, कोई भी डाटा पढ़ लो इंडियन हिस्ट्री का, कांस्य युगीन पढ़ा जाएगा। अभी यहां देखें, मैंने आपको बताया था कि इसके 5 स्तरों में खुदाई की गई। कितने? 5, 3, 4, 5। ठीक भाई, यही थे, 5 स्तरों में खुदाई की गई। मैंने कहा कि 3 स्तर ये किस काल से संबंधित थे? हड़प्पा काल से। 3 स्तर कैसे थे? हड़प्पा काल से संबंधित थे। तो ये तो क्लियर है, हड़प्पा काल कैसा था? कांस्य युगीन। दिमाग लगाना ही नहीं है, हड़प्पा काल कैसा था? कांस्य युगीन। तो ये कांस्य युगीन हो गई, क्लियर है, कांस्य युगीन हो गई। ज्यादा स्तर किसके हैं? कांस्य युगीन हैं, तो हम इसे अधिकांश कांस्य युगीन ही पढ़ते हैं। ठीक भाई, हमारे यहां यदि हम आकलन कर ले लगे तो ताम्र युग से रिलेटेड सभ्यता गणेश्वर और आहट रही, कांस्य युग से रिलेटेड कालीबंगा, लोह युग से रिलेटेड जो मेन सभ्यताओं की बात की जाए तो कौन सी? बैराठ और नो। यहां ये तो क्लियर हो गया भाई। अब देखो एक चीज यहां ये और लिखी हुई है, प्रथम व द्वितीय स्तर पूर्व हड़प्पा काल से संबंधित थे। और पूर्व हड़प्पा काल में कौन सा युग था? ये तो क्लियर हो गया जी। ठीक भाई, कांस्य युग से पहले कौन सा युग था? ताम्र युग था, तो ताम्र कांस्य युगीन हो गया। ठीक भाई, अब मैंने ये भी बताया कि सेपरेट वे में ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन आता है आपका कि कालीबंगा सभ्यता किस काल या युग से संबंधित थी। ऑप्शन आते हैं आपके
पाषाण युग या पाषाण काल, ताम्र युग, कांस्य युग और लोह युग। उस कंडीशन में आंसर क्या होगा? क्योंकि ज्यादा स्तर किस काल से रिलेटेड हैं, तो आंसर कांस्य युग होगा बिना दिमाग लगाए। और क्वेश्चन अगर इस प्रकार, ऑप्शन इस प्रकार के आते हैं भाई, ताम्र पाषाण युग, ताम्र कांस्य युग, कांस्य लोह युग या लोह पाषाण युग, उस कंडीशन में आंसर क्या होगा? ताम्र कांस्य युग, क्योंकि दोनों ही तरीके के मिले हैं, ताम्र युगीन भी मिले हैं और कांस्य युगीन भी मिले, लेकिन ज्यादा किसके हैं? तो ये पॉइंट क्लियर है कि ताम्र कांस्य युगीन व कांस्य युगीन थी, और दोनों टाइप के ऑप्शनों के क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जामों में, दोनों टाइप के। बस इतना सा समझना है कि ये क्यों है ताम्र कांस्य युगीन और कांस्य युगीन। इसमें कोई डाउट हो तो बताएं, नहीं है? आगे बढ़े। यह सभ्यता स्थल नगरीय वे मात्र सत्तात्मक था। अब समझें इस चीज को भी। नगरीय, क्योंकि आपको बता दूं सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं, नगरीय सभ्यता ही है, व्यापारी वर्ग द्वारा सृजित की गई सभ्यता है सिंधु घाटी। उसके स्थल का, उस सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा है। ठीक, अब एक चीज आप सब बेहतर जानते होंगे कि नगर जो होते हैं उनमें कौन निवास करता है भाई। अभी हम थोड़ा सा अगर अभी अब वर्तमान स्थिति को थोड़ा सा दूर रख दें तो ये क्लियर है कि तत्कालीन समय में नगरों में कौन रहता था? व्यापारी वर्ग। भाई व्यापारी वर्ग ही तो रहता था, या फिर वो कोई नौकरी वाला, पेशा वाला, नौकरी वाला रहेगा। अभी भी ऐसी कंडीशन है अधिकांशतः, यही है। और एक चीज समझने की है कि अगर व्यापारी वर्ग रह रहा है नगरों में तो वो मॉर्निंग में जाएगा और इवनिंग में आएगा अपने व्यापार से। दुकान पे, जैसे दुकान पे जाता है, अपनी दुकान खोल रखी है, मॉर्निंग में जाएगा और लेट इवनिंग तक आएगा। अब इस बीच में घर के सारे कार्यों को संपादित करने वाली कौन होती हैं? महिलाएं। महिलाएं होती हैं, ये बात ध्यान रखना। और सीधा सीधा अगर हम कहें तो भाई नगरों में तो महिलाओं की ज्यादा चलती है, क्योंकि आदमी का जीवन व्यस्त होता है, वो मॉर्निंग से इवनिंग तक व्यस्त रहता है, पूरे दिन सारी प्रक्रियाओं को अंजाम महिलाएं देती हैं, चाहे गेस्ट का आना हो घर पे, चाहे कोई और काम हो। तो ये बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितनी भी आप सभ्यताएं पढ़ेंगे, जो नगरीय सभ्यताएं होंगी वो कैसी होंगी? मात्र सत्तात्मक। और एक और तथ्य, ग्रामीण संस्कृति जो होती है वो पितृ सत्तात्मक होती है। गांवन में कौन की चले? कारण क्या है? गांव में भाई महिलाएं व्यस्त ज्यादा रहती हैं, बड़े मकान होते हैं, उन्हीं प्रक्रियाओं को अंजाम देती रहती हैं, टाइम उसी में स्पेंड हो जाता है, पापा जी फ्री रहते हैं अधिकांशतः। ठीक, तो ये ध्यान रखना। अब जैसे हमारी वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति है, वैदिक संस्कृति कैसी संस्कृति है? तो आप पढ़ लेना, आप किसी भी किताब में पितृ सत्तात्मक मिलेगी आपको। और नगरीय सभ्यताएं कैसी? मात्र सत्तात्मक। तो इसमें तो कोई ज्यादा समझने वाली बात है ही नहीं, ये नगरीय और मात्र सत्तात्मक थी। ठीक भाई, यह सभ्यता स्थल आदि ऐतिहासिक कालीन क्लियर है ये? ठीक भाई, किसी को दोबारा कुछ समझना है इसमें? कोई भी स्टूडेंट पूछ सकता है कि सर दोबारा। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन या पूर्व हड़प्पा कालीन, कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? ताम्र कांस्युगीन, कांस्युगीन क्लियर है? नगरीय व मात्र सत्तात्मक थी। ठीक भाई, हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो वर्क किया जाएगा वो इसके नगर नियोजन पर किया जाएगा। इसका नगर नियोजन कैसा था मित्रों? मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं, आप खुद स्वयं बुद्धिजीवी लोग हैं, आप स्वयं आकलन करें, चीज़ों को स्पष्ट देखें कि चीज़ें कहाँ हैं। कोई डाउटफुल चीज़ होती है तो उसका सबसे बेहतरीन सटीक आकलन हो सकता है किताबों के माध्यम से। मैं भी आज के डेट में कोई पूर्ण नहीं है, कोई टीचर आकर यूँ कहता है ओ नो आई एम पूर्ण, तो ऐसा मेरे हिसाब से मेरा गलत है। कोई टीचर, क्योंकि सीखना एक सतत प्रक्रिया है और मनुष्य जीवन भर सीखता है। ठीक, मैं 14-15 सालों से अध्यापन करा रहा हूँ, लेकिन फिर उसके बावजूद भी आज भी सीखता हूँ, और आप लोगों से सीखता हूँ मैं। तो आप कुछ चर्चा करते हैं, कुछ कहते हैं, तो उसको दिमाग में रख करके उस पर मैं स्वयं विचार करता हूँ और उसका क्रिएशन करता हूँ। तो सीखना प्रक्रिया सतत प्रक्रिया, और जो सीखना बंद कर देते हैं वो खत्म हो जाते हैं, पहली बात तो ये।
दूसरी बात, कोई डाउट होता है ना, उसका सबसे बेहतर जानकारी या उसका बेहतर सर्वे आप कर सकते हैं वो किताबों से कर सकते हैं। मैं भी अपना सबसे बड़ा गुरु किताबों को ही मानता हूँ। कोई गवर्नमेंट किताब रिलेटेड किताब होती हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी किताबें हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किताबें हैं, उनसे जा करके क्लियर कर लो कि यार चीज़ हमने ये यहाँ ऐसे देखी और ये चीज़ यहाँ ऐसे है। तो जो आप उससे डाउट क्लियर करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसा लगेगा हाँ यार चीज़ें अच्छी हैं, बेहतर हैं। और मेरा विश्वास है कि जो आप यहाँ पढ़ोगे टॉपिक वाइज, आप चाहे कहीं कैसे भी कुछ भी पढ़ें, लेकिन आपके एग्जाम को बिलोंग करेगा। ठीक भाई, आउट ऑफ नहीं आएगा, बिलोंग करेगा कंप्लीटली। विगत एग्जाम्स का सर्वे आप अपनी कॉपी से मिला के देख लेना, बाकी की कंप्लीट बिलोंग करेगा। ठीक भाई, तो प्रारंभिक क्लासें हैं, ऐसे ही चलेंगी। अभी आप इसे नोट कर लें। एक